हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज सुबह आप लोगों को इस चैनल पे एक मैथ्स का वीडियो मिला होगा, नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आज ये शाम के टाइम जो वीडियो अपलोड हो रहा है, इसमें आपको जनरल अवेयरनेस का हम एक टॉपिक लेके आए हैं। और आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस कितना ब्रॉड होता है, उसमें सब कुछ होता है ना। जनरल साइंस भी हो जाता है, करंट अफेयर भी हो जाता है, नेशनल इंटरनेशनल, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, अवार्ड्स हो गया, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इम्पॉर्टेंट पर्सन हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, मतलब अनलिमिटेड। आप जितना पढ़ो, पूरे साल पढ़ो तो भी कम है। अब यहाँ पे तो हमारे पास पूरे साल का टाइम नहीं है ना, 2 महीने है। 2 महीने में हमें सारी चीज़ें पढ़नी है, तो इसलिए कंटेंट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे आप लोग को मैं ये कोशिश करूंगा कि जो कंटेंट प्रोवाइड कराऊं वो सिर्फ कंटेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, मतलब उसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो, है ना। जिसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम है उसको हम इनिशियली इग्नोर करेंगे, है ना। तो इस क्रम में क्या है कि आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था, और भारतीय राज व्यवस्था का जो टॉपिक है वो भारतीय संवैधानिक विकास से संबंधित इतिहास। मतलब जो भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ, मतलब जो नियम कानून बना देश को चलाने के लिए। आपको पता है संविधान कब बना, लागू कब हुआ? 1950 में, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और 47 में देश आजाद हुआ, और 46 में संविधान बनना शुरू हुआ। मतलब आजादी से पहले ही संविधान बनना शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो यह भी डिसीजन जो संविधान बनने का था वो एक बार में नहीं आया। 1935 भारत शासन अधिनियम है। आपको पता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से 80% उसकी चीजें एज इट इज उठा के भारतीय संविधान में डाल दी गई थी, है ना। तो ये तो 1905 और उससे पहले से भी, मतलब जब से, एक तरह से ये समझ लो कि जब से अंग्रेजों ने शासन की शुरुआत करी, व्यापार छोड़ के, और शासन की शुरुआत एक छोटे स्तर पे भी जब से उन्होंने करना शुरू किया, तभी से कुछ ना कुछ नियम कानून बनते आए, है ना। उससे पहले तो क्या था? उससे पहले तो जो अपने जो है मुगल शासक थे, और मुगल शासक के जो छोटे छोटे जो क्षेत्र होते थे या अर्जित किए गए अपने क्षेत्र होते थे, जो दिल्ली से बहुत दूर दूर के क्षेत्र होते थे, वहां पे वो नवाबों को लगा के रखे होते थे कि आप लोग यहाँ का कर वसूली का हो गया या छोटे मोटे जो प्रशासनिक कार्य हैं वो सब देखिएगा। बाकी नियंत्रण तो वहीं से होता रहता था, दिल्ली से, है ना। जैसे यहाँ देखो, लखनऊ के नवाब थे, अवध के, और बंगाल के थे, ऐसे बहुत जगह के नवाब थे। तो बंगाल के जो नवाब थे 1757 में, उनका नाम था नवाब सिराजुद्दौला। और शुरुआत कहां से होती है देखिए, जो पहला एक्ट बना या संवैधानिक विकास की जो ऐतिहासिक एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अगर देखें तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था यहां से शुरू होता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आज पहला वीडियो में आपको यह बताना चाहूंगा कि रेगुलेटिंग एक्ट भी जो आया, इसका बैकग्राउंड क्या है ना। रेगुलेटिंग एक्ट अचानक नहीं आ गया, कुछ बैकग्राउंड, कुछ बात थी इसके पीछे। देखिए, जब अंग्रेज भारत आए तो वो सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे। उनका एक ही उद्देश्य था कि भारत में हम चल के व्यापार करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं, है ना। यहां से कॉटन और मसाले वगैरह जो प्रसिद्ध थे उस समय, वो लेके जाते थे और यूरोप के बाजारों में ऊंचे दाम पर बेचकर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाते थे, और यहां औने पौने दामों पर खरीद लेते थे, क्योंकि यहां के लोगों के पास मार्केट नहीं था। लेकिन हुआ क्या, प्रॉब्लम कब आई? जब नवाब बने सिराजुद्दौला, तो नवाब सिराजुद्दौला जो है वो एक बेवकूफ किस्म का आदमी था, बिल्कुल आप ये समझिए। मतलब एकदम अयोग्य था, अयोग्य नवाब था, और उसके जो दरबार में जो अपने मंत्री थे, अपने लोग थे, उसी से उसकी नहीं बनती थी, है ना। एक जो व्यापारी थे, हिंदू बड़े व्यापारी थे, उनको पूरे दरबार में सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। तो ऐसे बड़े बड़े जो आपके यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो आपके मंत्री हैं, जो आपके दरबारी हैं, अगर उनसे आपकी नहीं बनेगी, है ना, तो इसका मतलब आप एक अच्छे प्रशासक नहीं हैं। तो यही चीज नवाब, और एक नंबर का आप ये समझो रंगीन मिजाजी आदमी था, है ना, अय्याश आदमी था। तो सारी चीजें थी जो उसके खिलाफ ही जा रही थी, माहौल धीरे धीरे उसके खिलाफ बनने लगा, और उसने अंग्रेजों को भी बहुत परेशान करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज उसके समय में बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन चूंकि अंग्रेज फोकस कर रहे थे कि किसी तरह काम चला के थोड़ा घूस भी देना पड़े, देते थे, अपना कर वर के क्या किया जाए,
अपना व्यापार किया जाए, क्योंकि हम व्यापार करने के उद्देश्य से आए हैं। और हम ही क्यों, फ्रांसीसी भी आए हैं, पुर्तगाली भी आए हैं, डच भी आए हैं। तो इसी में सब लोगों में आपस में भी एक रेस लगी रहती थी, उन लोगों में भी, कि ज्यादा मार्केट पे कौन प्रभुत्व अपने स्थापित कर ले। और इसलिए एक दूसरे के शिप जो थे वो भी ये लोग डुबोते रहते थे, आपस में भी लड़ाइयां होती थी। अंग्रेजों की फ्रांसीसी के साथ हुई, पुर्तगालियों के साथ हुई। तो क्या हुआ, प्लासी युद्ध का बैकग्राउंड में आपको बताऊं तो जब अंग्रेज एकदम परेशान हो गए तो रॉबर्ट क्लाइव एक था, है ना, बहुत ही काबिल आदमी। अंग्रेज जब युद्ध करने के लिए आए, प्लासी एक पश्चिम बंगाल में एक गांव है जो कि नदिया जिले में, किस नदी के किनारे है, जिले का नाम है नदिया और नदी का नाम है हुगली। हुगली नदी क्या है, गंगा की ही एक धारा है। गंगा जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो वहां से दो धाराओं में टूट जाती है। एक धारा जो है बांग्लादेश में चला जाता है, उसको पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में, और दूसरी धारा जो है अपने कलकत्ता के पास से पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, उसको कलकत्ता में हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता कह रहा हूं, बंगाल में, पूरे बंगाल में। तो हुगली नदी के ही तट पे ये प्लासी नाम का एक जगह है, एक गांव। तो वहां पे उसके तट पे जो रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक काबिल आदमी 1100 यूरोपियन जो सिपाही थे उनके साथ आके डट के खड़ा हो गया। और नवाब सिराजुद्दौला को लगा कि हम तो युद्ध जीत ही जाएंगे, क्योंकि अभी उन्होंने अंग्रेजों का युद्ध कोई देखा नहीं था और ना अंग्रेजों से लड़ने का उनको कोई एक्सपीरियंस था। तो हुआ क्या, अंग्रेज किस दम पे लड़ने आए। अंग्रेजों ने देखा कि इसके दरबारी और इसके जो मंत्री हैं वो भी इससे खुश नहीं है, तो उन्होंने षड्यंत्र किया उसके मंत्रियों से, है ना, उसके दरबारी उसके मंत्रियों से मिलकर षड्यंत्र किया। किसके खिलाफ, नवाब के खिलाफ, सिराजुद्दौला के खिलाफ। और उसमें कौन था, मीर कासिम, है ना। तो मीर कासिम क्या किया, उन लोगों से मिल गया। मीर कासिम उन लोगों से मिल गया, और जब मीर कासिम अंग्रेजों से मिल गया, इनको पता नहीं था। अब और भी लोग मिले थे। इसका एक जो इसका सेनापति था वो इसके साथ था, मीर मदान, वो इसका वफादार सेनापति था। और जब युद्ध शुरू हुआ, तो जब ललकार हुई कि चलो युद्ध शुरू करो, तो नवाब सिराजुद्दौला ने देखा तो इसके यहां से कोई युद्ध लड़ ही नहीं रहा है। बहुत सारे लोग बिल्कुल चुपचाप खड़े रह गए। वो आए तो थे साथ में कि हम युद्ध लड़ने चल रहे हैं, आपका साथ देने चल रहे हैं, लेकिन वो अंग्रेजों से मिले हुए थे और वो युद्ध लड़ने से इनकार कर दिए। नवाब सिराजुद्दौला सिचुएशन भांप गया। थोड़ी देर तक तो युद्ध हुआ और उसका एक काबिल सेनापति मीर मदान मार दिया गया। और दोपहर तक युद्ध चला, सुबह से शुरू हुआ था और 1100 सिर्फ यूरोपीय सैनिक थे और इनकी जो सेना थी वो हार गई और ये भाग गया सिराजुद्दौला। लेकिन मीर मदान का जो मीर मदान कह रहा हूं, जो मीर कासिम का बेटा था, उसने इसको ढूंढ के मार दिया, इसकी हत्या कर दी। और मीर कासिम क्या हो गया, अगला नवाब बन गया, क्योंकि यही समझौता हुआ था अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र में। उसका अपना भी कुछ लालच था। तो ये था प्लासी का युद्ध। अब प्लासी के युद्ध जब अंग्रेज जीत गए, तो जब आदमी जीत जाता है तो वो तो थोड़ा सा चौड़े से होगा ना, तो वो अब थोड़े चौड़े से रहने लगे बंगाल में। अब उनको लगा कि शायद अब जो व्यापार में हमारे परेशानियां आती थी वो नहीं आएंगी, और इसी के लिए उन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी। अभी भी देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद भी अंग्रेज राज करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनका पूरा फोकस है कि हम लोग के व्यापार में क्या हो, आराम रहे। बस हम लोग अब क्या हुआ, जो अगला नवाब अब अंग्रेजों ने बनाया है, तो वो अंग्रेजों को कैसे परेशान करेगा। वो तो अंग्रेजों को उल्टे अंग्रेज उसको लूटने लगे। वो है ना, वो राज करने के पचड़े में नहीं फंसना चाहते थे। वो कहते थे हम व्यापार करेंगे, राजवास तो ये सब तुम देखो, बस हमको ज्यादा से ज्यादा माल दे दिया करो, बस ले लेते थे। अब वो सब लुटा दिया, अपना सब लुटा दिया, तो उसको भी हटा दिए, फिर अगले को बनाए, फिर ये सब चलता रहा, चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा वहां पे बंगाल में। अब इंपॉर्टेंट क्यों है प्लासी के युद्ध, क्योंकि इसी युद्ध के बाद भारत की दास्ता की कहानी शुरू हो जाती है। दास्ता की कहानी मतलब धीरे 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 जो गुलामी की तरफ हम लोग बढ़े। पहले तो गुलामी के उद्देश्य से नहीं आए थे, लेकिन अब गुलामी बढ़ने लगी धीरे धीरे। बक्सर का युद्ध उसके बाद होता है 1764 में। शाह आलम द्वितीय, जो उस समय मुगल शासक था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध होता है। बक्सर बिहार में एक जगह है, वहां पे युद्ध हुआ 1764 में। और शाह आलम द्वितीय का साथ देने के लिए जो अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे वो भी गए थे। ये लोग युद्ध हार गए, सब भाग गए। फिर इलाहाबाद की संधि हुई, किसके किसके बीच में, शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए, मैंने अभी बताया था कि प्लासी के युद्ध लड़ने रॉबर्ट क्लाइव आया था, और रॉबर्ट क्लाइव फिर आ गया। स्पेशली इसको इलाहाबाद की संधि के लिए रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था।
इतना काबिल आदमी था कि इलाहाबाद की संधि के लिए बुलाया गया। और संधि में क्या होता है, जब संधि हुई तो अंग्रेजों के काफी फेवर में गया, क्योंकि वो जीते थे, हारने वाले के फेवर में नहीं जाता है ना, ये शिमला समझौता नहीं है। तो शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो है इलाहाबाद की संधि होती है, और इस संधि में जो शाह आलम है वो जो पूर्वी भारत के बड़े क्षेत्र हैं, जैसे बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सब की दीवानी जो है वो अंग्रेजों को दे दी। मतलब हो गया कि टैक्स आप वसूलो, और थोड़े मोड़े प्रशासनिक कार्यों में और राजनीतिक हस्तक्षेप भी अंग्रेजों का धीरे धीरे बढ़ता गया। टैक्स वसूलने का तो पूरा ही काम हो गया। अब जब अंग्रेजों को काम मिला, अब उनको काम मिल गया, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नर नियुक्त कर दिए। एक बंगाल का गवर्नर हो गया, एक मद्रास का, एक बंबई का गवर्नर। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर बनने का गौरव प्राप्त हुआ, मतलब अंग्रेजों का जो एक प्रशासनिक एक राज की शुरुआत हुई, वो पहला गवर्नर कौन बना बंगाल का, रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा कब बना, 1765 में। एक्चुअली ये जो युद्ध हुआ ना, ये जो इलाहाबाद की संधि हुई, ये बक्सर के युद्ध के अगले साल हुई थी, 1765 ईस्वी में। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और इस संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बना। नोट करते रहिएगा, है ना। अब इसके बाद अब देखिए 2 साल तक रहा था, 1765 से 1767 तक 2 साल के लिए रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर रहा। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे आते हैं। अब क्या हुआ, जब अंग्रेजों के पास नियंत्रण आ गया और बंगाल का गवर्नर और हर जगह का गवर्नर बना लिया, बड़े बड़े क्षेत्रों का, तो उनका भी क्या हो गया ना, अब उनके करप्शन की जो शिकायत है कंपनी तो यहां व्यापार करने आई थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा करप्शन में इन्वॉल्व हो गए और खूब जबरदस्ती गिफ्ट मांगे जाने लगे। हाँ, जबरदस्ती गिफ्ट मांगे जाने लगे, मतलब कि अधिकारियों से कहा जाता था और नवाबों से, बड़े बड़े जो व्यापारी थे, कि गिफ्ट दो हमको, और गिफ्ट के नाम पे यहां से पैसा ले लेके सब जाते थे वहां पे। अब लेके सब शिप पे रख के और अपना निकल जाते थे, यहां से जाके फिर आ रहा, वहां एंजॉय करते थे कमाने के बाद जिंदगी भर ब्रिटेन में। तो ये सब करप्शन की जब शिकायत पहुंचने लगी ब्रिटिश शासन के पास, सरकार के पास, तो उसने रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, के तहत जो कंपनी का शासन था उस पर संसदीय नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये नहीं कि अब एकदम खुला सांड जैसा तुमको छोड़ दिया, अब अपना नियंत्रण रहेगा थोड़ा, है ना, थोड़ा नियंत्रण स्थापित किया संसद ने कि थोड़ा हम भी तो जाने तुम लोग वहां क्या कर रहे हो। अब ये नहीं कि जो मन होगा एकदम वैसा करोगे। और एक और काम किया गया, इसके तहत क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान दीजिएगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का ही गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। तो नाम तो बदल दिया गया, गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल हो गया। क्या काम भी कुछ बदला? हाँ, ये बदला कि जो बाकी प्रेसिडेंसी थी, जैसे बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, उनके जो गवर्नर थे उनको भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंबई और चेन्नई के यानी मद्रास के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब बंगाल का गवर्नर नहीं रहा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हो गया, गवर्नर जनरल हो गया। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का गौरव जो प्राप्त हुआ वो वॉरेन हेस्टिंग्स को प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आप इससे 2 बात समझ सकते हैं। बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्योंकि पद पे रहते हुए ऐसा नहीं है कि गवर्नर को हटा के उस व्यक्ति को और नए व्यक्ति को लाके गवर्नर जनरल बनाया गया, उसी को प्रमोट कर दिया गया। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां से दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हो गया। अब बात है कि दोहरा प्रशासन क्या होता है। बहुत बार लोग कंफ्यूज रहते हैं। दोहरा प्रशासन मतलब ये होता है कि 2 स्तर पर प्रशासन शुरू हो जाए, है ना। मतलब एक ही आदमी सर्वे सर्वा ना हो, एक ही आदमी सर्वे सर्वा ना हो, विभाग बांट दो, काम बांट दो। तो एक तरफ ये शासन कर रहे हैं, एक तरफ ये शासन कर रहे हैं। तो यहां पे जो दोहरा प्रशासन प्रारंभ हुआ वो कैसा था? एक तो था जो राजनीतिक मामले थे, है ना, एक था जो राजनीतिक मामले थे उनके लिए अलग बना दिया गया, और एक जो था उनका असली मुद्दा था व्यापारिक मामले, है ना। तो राजनीतिक मामले के लिए जो बनाया गया, राजनीतिक मामले के लिए उसको कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स।
और जो व्यापारिक मामले थे इनको कहा गया, इनके लिए जो बनाया गया उसको कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखिए याद रखने का तरीका देख लीजिए, डायरेक्टर जनरली कहां होते हैं? कंपनी में। भाई व्यापार कौन करता है? कंपनियां करती है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, कंपनी थी, तो कंपनी में कौन सा पद होता है? मतलब एक ट्रिक है याद रखने के लिए, डायरेक्टर्स होते हैं। तो बस एक याद रख लीजिए कि जो व्यापार वाला मामला था उसमें डायरेक्टर वाला था, है ना। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स राजनीतिक मामलों के लिए, एक आप याद कर लेंगे, दूसरा अपने आप ट्रू हो जाएगा, सही होगा, क्योंकि चीजें दो ही है ना। तो अगर एक आप पढ़ लेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो ये था 1884 में, ये पूछा जाता है। अब हम आते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम पे। 1833 का चार्टर अधिनियम, है ना। अच्छा एक मिनट, ये माफी चाहूंगा, ये 1884 नहीं, 1784 है ना। ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, ना कि 1884 का। ठीक है, ये मैं गलती से लिख दिया था। अब देखिए 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब एक और प्रमोशन हुआ, 1784 में पहला हुआ था, है ना, नहीं पहला तो रेगुलेटिंग में हुआ था, पिट्स इसमें नहीं हुआ था। अब 1833 में हो गया। 1833 में क्या प्रमोशन हुआ? जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वह पूरे भारत के गवर्नर जनरल हो गए। 1833 के चार्टर एक्ट में इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और सभी नागरिक तथा सैन्य शक्तियां उसको दे दी गई। उसी में निहित थी भारत के गवर्नर जनरल में, सभी नागरिक तथा सैन्य शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई। और उस समय ब्रिटिश शासन भारत के जितने क्षेत्रों पे था, है ना, जितने क्षेत्रों पे था, सब पे जो विधिक अधिकार था वो किसका हो गया? वो भारत के गवर्नर जनरल का हो गया विधिक अधिकार। यानी जो बड़े बड़े राज्यों के जो गवर्नर थे, जैसे मद्रास के, बंबई के, इनका विधिक अधिकार तो बिल्कुल ले लिया गया, यानी कानून बनाने का, नियम कानून बनाने का अधिकार उनसे ले लिया गया। और ये सारा किसको दे दिया गया? भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। किस अधिनियम के तहत? चार्टर अधिनियम के तहत 1833 में। अब एक बात बताऊं, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इसलिए भी फेमस हैं कि इन्हीं के समय में सती प्रथा जैसी एक कुप्रथा का अंत किया। किसने? राजा राममोहन रॉय ने। बहुत ही व्यापक अभियान चलाया और समाज में जबरदस्त उनका विरोध हुआ, लेकिन राजा राममोहन रॉय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से कानून बनवा के सती प्रथा के खिलाफ कानून बनवाया और सती प्रथा को पूर्ण रूप से गैर कानूनी घोषित करके और उसको समाप्त करवा दिया। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। अब देखिए दो चीज के लिए फेमस हो गए, एक तो सती प्रथा इनके समय में हटा, कानून बना, और दूसरा इसलिए कि ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने। ये भी गौरव इन्हीं को प्राप्त है, तो इनका नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। अब आगे हम आते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अब कई मायनों में इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं हम लोग। देखिए 1858 से एक साल पहले जाते हैं, 1857 में, फ्लैशबैक में जाते हैं। 1857 में एक सैनिक विद्रोह हुआ था। मैं इसको क्रांति इसलिए नहीं कहता हूं, मैं इसको सैनिक विद्रोह कहना पसंद करूंगा, इसलिए कि विद्रोह तो बहुत बड़े स्तर पे हुआ था और विद्रोह की शुरुआत जो थी वो सैनिकों ने की थी, लेकिन उस विद्रोह की कोई दिशा नहीं थी, है ना। मतलब जिसको देखो सब अपने अपने फायदे के लिए, कई लोग उसको मौके के रूप में देखने लगे। लोगों के मन में यह नहीं था कि चलो एकजुट होके भारत या एक देश के लिए क्या करते हैं, अंग्रेजों को भगा के आजादी लेने का काम करते हैं, यह नहीं था। वहां पे क्या था कि हर आदमी अंग्रेजों से परेशान था, लेकिन कमजोर होकर चुप बैठा था। अब एक लीडर मंगल पांडे ने विद्रोह किया, तो नाराज तो सभी थे ना। कोई गाय की चर्बी से हिंदू नाराज थे और सुअर की चर्बी से मुसलमान नाराज थे, और जो है व्यापारी अपने शोषण से नाराज था, किसान अपने शोषण से नाराज था, और जो सामंत वर्ग था वो अपने शोषण से नाराज था। उसको लगता था कि उसका ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको जी हुजूरी करनी पड़ती थी। और जो छोटे छोटे स्थानीय राजा या सामंत थे वो अपना राज्य जाने से परेशान थे, उनकी कुछ चलती नहीं थी। तो हर आदमी ने उसको एक मौके के रूप में देखा, उसको लगा कि एक बढ़िया मौका है और अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। तो लेकिन सब लोग मिल के नहीं लड़े, वो अलग लड़ रहे हैं, वो वहां अलग लड़ रहे हैं, वो अलग लड़ रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए, वो अपने फायदे के लिए। कोई एक नेतृत्व नहीं और कोई एक डायरेक्शन नहीं। और यही वजह रही कि इतने बड़े
स्तर पे विद्रोह होने के बाद भी और इतने दिन तक चलने के बाद भी अंग्रेजों ने पुनः विद्रोह को कुचल के और वापसी कर ली। और उस समय जो भारत के कौन थे गवर्नर जनरल, वो था लॉर्ड कैनिंग। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था 1857 में, वो था लॉर्ड कैनिंग। अब विद्रोह इतना ज्यादा हो गया कि ब्रिटिश सरकार भी हिल गई। उसने कंट्रोल तो कर लिया क्योंकि भारत को खोना नहीं चाहते थे, है ना, सोने की चिड़िया भारत को खोना नहीं चाहते थे। विद्रोह तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया, लेकिन उन्होंने सोचा विद्रोह का कारण क्या हो सकता है, तो उन्होंने उसको लोगों की एक जो उबली हुई भावनाएं थी उसको शांत करने के लिए और अपनी उपस्थिति को और मजबूत बनाने के लिए भारत में उन्होंने कुछ बदलाव किया, और जिसको भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना गया। इस अधिनियम का एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिनियम के तहत वायसराय का पद सृजित किया गया। अब एक और प्रमोशन हो गया, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको वायसराय बना दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया और यह पद रहा 1947 तक, आजादी के समय तक वायसराय का पद, है ना। तो अब बताओ अंतिम गवर्नर जनरल भारत का कौन, लॉर्ड कैनिंग, है ना, बताया ना, कैनिंग, सब लॉर्ड ही हैं, सारे भगवान ही थे लॉर्ड कैनिंग, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग। इसी के समय पे विद्रोह हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 का जो विद्रोह था वो किसके समय पे हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय पे। उस समय क्या था, विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, और विद्रोह के तुरंत बाद जब भारत शासन अधिनियम 1858 आया तो उस समय इसका पद बढ़ा के इसको क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। और एक और बात, बढ़ा के क्या कर दिया गया, पद नाम तो लग रहा है कि बड़ा कर दिया गया वायसराय, लेकिन अब इनके जो है ना पावर कम हो गया अपने आप से डिसीजन लेने वाले। पहली बात तो इसमें यह की गई, सबसे बड़ी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से भंग कर दिया गया, खत्म, जाओ, हो चुका तुम्हारा बहुत व्यापार, है ना, बहुत रायता फैलाया तुमने इंडिया में और दुनिया में हमारी नाक कटाई, और ये इंडिया जैसी एक इतना बड़ा देश और सत्ता जाते जाते रहा, तो भैया माफ करो, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह भंग, और शासन को सीधे सीधे ब्रिटिश महारानी के हाथों में दे दिया गया, सीधे सीधे ब्रिटिश महारानी के हाथों में दे दिया गया, और वायसराय का पद सृजित कर दिया गया, है ना। अब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय तो कर दिया गया, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनको भंग कर दिया गया कि जाओ तुम लोग भी खत्म, तुम्हारी भी कहानी खत्म, और एक भारत सचिव नाम का पद सृजित कर दिया गया। तो अच्छा, एक बात यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का पद समाप्त कर दिया गया, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। अब देखो, एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया, एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया, और भारत सचिव का जो पद था वो ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य था। कंडीशन थी कि ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होगा, और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय और समिति गठित की गई, और उस 15 सदस्यीय समिति का जो प्रमुख था वो भारत सचिव ही होता था, है ना। तो इतनी बातें इस 1858 के भारत शासन अधिनियम से महत्वपूर्ण थी। अब आगे चलते हैं 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार। मॉर्ले मिंटो सुधार पेपर में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। देखो, ऐतिहासिक तथ्य हैं, ये नहीं बदलने वाले हैं, है ना। इसको आप क्या टफ कर लोगे, थोड़ा ये है कि अरेंज करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, ऐसे बढ़ा देंगे, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है ना, वो तो बदलने वाला नहीं है। तो 1909 का जो मॉर्ले मिंटो सुधार था, इसके माध्यम से, अब देखो इसको कहा जा रहा है सुधार, मॉर्ले मिंटो सुधार, और अभी आप पढ़ के देखिए क्या सुधार है इसमें। इसके माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल के आधार पर, पहले तो पृथक निर्वाचन मंडल गठित कर दी गई। अब देखो, पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब क्या है, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम जो कैंडिडेट खड़ा होगा उसको सिर्फ मुस्लिम वोटर वोट देंगे, और हिंदू को हिंदू वोटर वोट देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे इस क्षेत्र से मैं भी खड़ा हो गया और मुस्लिम भी खड़ा हो गया, है ना, और सब लोग मिलकर वोट दे रहे हैं, ये नहीं होगा। मुस्लिम कैंडिडेट जहां खड़ा होगा मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम वोट देंगे, ये देखिए, और हिंदू है तो उसको सिर्फ हिंदू वोट देंगे। मतलब धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक आधार पे समाज को बांटने की इससे घटिया कोशिश अंग्रेजों की अब तक कोई नहीं थी। और बहुत जानकारों का तो यह मानना है कि जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसकी शुरुआत तो यहीं से हो गई थी, मॉर्ले मिंटो सुधार से ही, पृथक निर्वाचक मंडल गठित करके।
और इसको सुधार कहा जाता है। अब जो इतिहास में हमको पढ़ना है वो अंग्रेजों के हिसाब से सुधार था, पर हमारे हिसाब से तो सुधार नहीं दिखता है। तो ये बात थी। और इस प्रकार इस समय देखो, ये मॉर्ले और मिंटो कौन है? देखो, अभी मैंने बताया कि 1858 वाला जो भारत शासन अधिनियम था उसमें क्या था, भारत सचिव एक पद सृजित कर दिया गया था, भारत सचिव का। तो ये जो मॉर्ले था ना, ये भारत सचिव था, मॉर्ले भारत सचिव था, और मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे 1909 में। तो इन्हीं दोनों के नाम पे इसको 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है ना। मॉर्ले क्या थे? सचिव, पहले सचिव का नाम फिर वायसराय का नाम। तो ये हो गया। आप सोचो इतनी खराब चीज थी ये, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगला है भारत शासन अधिनियम 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है और काफी प्रसिद्ध है इस नाम से, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अच्छा देखिए, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। मॉन्टेग्यू कौन था? भारत सचिव, पहले उसका नाम आया, और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे 1919 में। तो ये एक सुधार इसको भी कहा गया। कुछ चीजें इसमें कह सकते हैं कि सुधार थी, और कुछ चीजें वैसी ही थी जैसे मॉर्ले मिंटो में था। देखते हैं क्या क्या था। इस अधिनियम में पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। मतलब सदन कितने हो गए? 2 हो गए, है ना। जो केंद्रीय विधान परिषद था, जो भारत का केंद्रीय विधान परिषद था, उसको 2 भागों में, है ना, 2 हाउसेज में बांट दिया गया, और वो हाउसेज आज भी हैं। एक हो गया राज्यसभा और एक हो गया लोकसभा, और दोनों के डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हो गए, है ना। देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। भारतीय विधान परिषद को द्विसदनात्मक व्यवस्था तथा राज्यसभा के तहत राज्यसभा तथा लोकसभा में परिवर्तित किया गया। जो राज्य विधान परिषद थे उनको, उनमें द्विसदनात्मक नहीं किया गया, लेकिन जो केंद्रीय विधान परिषद था, है ना, उसको द्विसदनात्मक बना दिया गया 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत। और वायसराय की जो कार्यकारी परिषद होती थी, है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके जो 6 मेंबर होते थे, उसमें से 3 का भारतीय होना भी इस अधिनियम के तहत अनिवार्य कर दिया गया, है ना। वायसराय की जो 6 की एक कार्यकारी परिषद होती थी 6 सदस्यों की, उसमें से 3 का भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया भारत शासन अधिनियम के तहत। ये चीजें ठीक थी, ये भी ठीक, ये भी ठीक। अब देखिए, ये सुधार है या नहीं है, ये आप खुद तय करिए। सांप्रदायिकता के आधार पर सिख, अच्छा पहले मॉर्ले मिंटो ने तो मुस्लिमों के लिए किया था और उसको सुधार की संज्ञा दी थी। अब बचे थे भाई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये लोग क्यों पीछे रहे? इन्होंने कहा चलो अभी तो और भी धर्म बचे हुए हैं, उनको हम लोग टारगेट करते हैं। सांप्रदायिकता के आधार पर सिख को, क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियन को, जिनको आंग्ल भारतीय कहते हैं, और यूरोपियन जितने थे उनके लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। कहा इनके लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल बनाओ। मतलब एंग्लो इंडियन को सिर्फ एंग्लो इंडियन वोट करेंगे, क्रिश्चियन को सिर्फ क्रिश्चियन वोट करेंगे, सिख को सिर्फ सिख वोट करेंगे। इस तरह की व्यवस्था की गई और इसको सुधार कहा गया। अब आप डिसाइड करिए, कहना तो पड़ेगा ही, कहा गया है तो, है ना। अगला है साइमन कमीशन, बहुत प्रसिद्ध है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध करते करते जो लाजपत राय थे वो लाहौर में पुलिस की लाठी से बुरी तरह घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये घटना हम सब जानते हैं। और कब हुई थी? 1928 में। देखिए, साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था वो भारत की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए, जो ब्रिटिश सरकार है उसने किया था। भारत की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए कि क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, इसका पता लगाने के लिए एक 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन किसने किया था? ब्रिटिश सरकार ने किया था। और किसके नेतृत्व में किया था? सर जॉन साइमन के नेतृत्व में किया था, और इसीलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। अच्छा, इसके गठन की घोषणा 1927 में की गई, जो तय समय से 2 साल पहले कर दी गई। पहले बात हुई थी कि 29 में की जाएगी और 27 में ही कर दी गई। और एक और खास बात, विरोध इसका किस बात का था? ये 7 सदस्य जो भारत की स्थिति का पता लगाने आए थे, कितनी हास्यास्पद बात है कि वो 7 के 7 ब्रिटिश थे। एक भी भारतीय को इस काबिल नहीं समझा गया कि वो भारत की सही स्थिति बता सके। अब आप सोच लीजिए कि पहले से ही उनकी नीयत कितनी सही स्थिति पता लगाने की थी, है ना। तो इसका व्यापक तौर पे विरोध हुआ। 27 में इसके गठन की घोषणा हुई, नवंबर 27 में, नवंबर 1927 में। और 1928 में जब ये लोग भारत पहुंचे तो व्यापक तौर पे इनका विरोध हुआ, खूब पुलिस लाठीचार्ज की, लोग जगह जगह गिरफ्तार किए गए। और 1930 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, साइमन कमीशन ने। 1930 में इन्होंने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, है ना।
तो ये था साइमन कमीशन। अब आगे देखते हैं, अगला है भारत शासन अधिनियम 1935। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में भी हमने बात करी थी कि भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत, इसमें इतनी सारी चीजें थी कि एज इट इज 80% चीजों को उठा के भारत के संविधान में डाल दिया गया, जो भारत का संविधान बना। तो यह जो अधिनियम था भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें देखिए 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी, है ना। और भारत का जो ओरिजिनल संविधान था बनने के बाद, उसमें शुरुआत में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। और भारत शासन अधिनियम में 10 अनुसूचियां थी, 321 धाराएं थी, याद रखिएगा। और इसी के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम के ही अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई, है ना। 1 अप्रैल 1935 को यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और किस अधिनियम के तहत की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें इतनी चीजें कि कोई क्या क्या पढ़े, है ना। हम तो बस एक संवैधानिक विकास देख रहे हैं, और वैसे भी ये पहला वीडियो है, तब भी मैं थोड़ा डिटेल में आया हूं। अगले वीडियोस में कोशिश करूंगा कि सिर्फ फैक्चुअल बात की जाए, हालांकि थोड़ा इंटरेस्टेड बनाने के लिए जरूरी था ये, और जरूरी भी है। आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि मुझे किस तरह से पढ़ाना चाहिए, है ना, जरूर लिखिएगा आप लोग। अब देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए अब आ गए हम लोग 1947 तक। 20 फरवरी 1947 को, फरवरी की बात है ये, 15 अगस्त को तो देश आजाद हुआ। 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, क्लेमेंट एटली, क्वेश्चन बन सकता है सीधे सीधे कि भारत की आजादी के समय 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, है ना, तो थे क्लेमेंट एटली। और इनके द्वारा 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश राज की समाप्ति की घोषणा की गई। इन्होंने 20 फरवरी 1947 को यह डिक्लेयर किया कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त हो जाएगा और भारत को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाएगा। अब जब ही ये उन्होंने घोषणा की, मुस्लिम लीग जो है वो छटपटा उठा। उसको लगा कि अरे अब क्या होगा, अब तो अलग जो एक मुस्लिम राज्य बनाने का सपना हमारा कहीं टूट न जाए। तो जब ही उन्होंने डिक्लेयर किया, यह आंदोलन शुरू कर दिए तुरंत उसके विरोध में कि नहीं, ऐसे आजादी मत दो। 30 जून 1947 को इस तरह से आजादी मत दो। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया तमाम, है ना। अब जब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया तो क्या हुआ? 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन आए और उन्होंने एक माउंटबेटन योजना पेश की, है ना, जिसको माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और उस योजना में क्या था? इस देश के विभाजन की योजना थी। माउंटबेटन योजना में क्या था? भारत के विभाजन की योजना 30 जून को होना था, 3 जून को ही आ गए लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि मुस्लिम लीग का जो विरोध था वो सब कुछ फिक्स था। उसके कारण क्या हुआ कि 3 जून को ही जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, वो आ गए और उन्होंने अपनी योजना रखी जिसको माउंटबेटन योजना कहते हैं। और योजना ये थी कि भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए, एक पाकिस्तान बने, एक भारत बने, एक मुस्लिमों के लिए और एक हिंदुओं के लिए, है ना। हालांकि हिंदुओं के लिए नहीं बना। अब वो अच्छा है कि गलत है वो तो सब हमें तो लग रहा है अच्छा ही है, ठीक है, जो भी है ना। तो ये हो गया। इस अधिनियम के तहत एक और बात हुआ था कि वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। अब देखिए एक बार और आ गया। पहले गवर्नर जनरल से वायसराय बनाया गया। कब बनाया गया? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और पहला वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। अब यहां पे क्या हुआ कि इस अधिनियम के तहत, मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत वायसराय का पद समाप्त करके और फिर से गवर्नर जनरल का पद सृजित कर दिया गया। फिर बनो गवर्नर जनरल। तो इस प्रकार से अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। सब लोगों ने नाम सुना होगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे, है ना। और एक और इसमें प्रावधान यह किया गया था कि गवर्नर जनरल अब आगे कौन बनेगा, इसके लिए भारत सरकार जो होगी, है ना, 47 में तो सरकार जो है वो गठित हो गई। तो जो सरकार होगी वो लिख के देगी नाम कि किसको बनाना चाहता है। और उस पर फैसला कौन लेगा? सीधे सीधे ताज का फैसला था, यानी महारानी का फैसला था। उसमें ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। जिसको भारत सरकार लिख के देती उसको जो है गवर्नर जनरल बनाने का जो अधिकार था वो सिर्फ महारानी के पास था, है ना। तो आज के लिए इतना है। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे
कि जनरल अवेयरनेस का कोई और टॉपिक लेके आए। हालांकि ये भी कंटिन्यू चलता रहेगा, पर ऐसा नहीं है कि हम एक साथ सिर्फ जो है करंट अफेयर सिर्फ पॉलिटी पढ़ते गए और फिर एक बार हमने सिर्फ साइंस उठा लिया, ये नहीं, सब कुछ चलता रहेगा। और जितना जरूरी हो आप नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, है ना। ठीक है, तो आज के लिए ये था। आप अगले दिन फिर हम कोशिश करेंगे कि जनरल अवेयरनेस की इस कड़ी में हम साइंस के कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, फैक्ट के साथ आपके सामने आए। नमस्कार।